नमस्कार। आज हम लोग विवाह विच्छेद के आधार क्या हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कहा जाता है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में उन आधारों का वर्णन किया गया है जिन पर विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। यह आधार निम्नलिखित है जो कि हम बता रहे हैं। इसमें जो पहला है वह है जारता। अब जारता क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के अनुसार यदि कभी किसी पुरुष पति अथवा स्त्री पत्नी ने किसी अन्य के साथ स्वेच्छा से लैंगिक संभोग एक अथवा 2 बार किया है तो दुखित पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह विवाह विच्छेद को अज्ञाप्ति प्राप्त कर सके। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के पूर्व धारा 10 उपधारा 1 का F के अंतर्गत जारता को 2 कृत्यों को न्यायिक पृथक्करण के आधार माना जाता था तथा विवाह विच्छेद की अज्ञाप्ति की प्राप्ति के लिए प्रत्युत्तरदाता को बार बार जारता की दशा में होना चाहिए तथा प्रार्थना पत्र की प्रस्तुति के समय तक यह लगातार जारी रहना चाहिए। संशोधन अधिनियम 1976 के बाद अब स्थिति इस प्रकार है कि यदि विवाह के किसी पक्षकार पति अथवा पत्नी ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ लैंगिक संभोग स्वेच्छा से किया है तो दूसरा पक्षकार विवाह विच्छेद की अज्ञाप्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। जारता एक गुप्त कृत्य है, उससे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिया जा सकता, केवल परिस्थितियों के अनुसार ही उसे समझा जा सकता है। यदि कोई पक्षकार बलात्कार का शिकार हो गई हो तथा उसे परिस्थितियों से विवाह लैंगिक संभोग के लिए स्वीकृति देनी पड़ी तो वह विवाह विच्छेद का आधार नहीं माना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरा विवाह प्रथम पत्नी के जीवित होने की दशा में कर लेता है तो प्रथम पत्नी को विवाह विच्छेद कर लेने का अधिकार प्राप्त होगा, क्योंकि दूसरी पत्नी के साथ रहने का अर्थ है कि वह उसी पत्नी के साथ जारता की दशा में रह रहा है। एक केस है हरगोविंद सोनी बनाम राम दुलारी, दूसरा है मणिशंकर बनाम राधा देवी और तीसरा है
एक जो केस है हरगोविंद सोनी बनाम राम दुलारी के मामले में जारता के संबंध में मध्य प्रदेश न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई कि अब यह और आवश्यक नहीं रह गया कि जारता को सभी उचित संदेहों से परे सिद्ध होने चाहिए। यह अधिसंभव्यताओं का प्रबलता द्वारा सिद्ध की जा सकती थी। जारता का प्रमाण ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जो एक प्रज्ञावान व्यक्तियों को इस निश्चय की ओर ले जाए कि इससे दुराचरण के अतिरिक्त कोई अन्य अनुमान नहीं निकाला जा सकता। इस मामले में न्यायालय ने पत्नी को जारता के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री प्रदान की थी। उसी में एक और केस है मणिशंकर बनाम राधा देवी। ये राजस्थान का केस है। इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रमाण के मानक संबंधी विधि स्पष्ट एवं साधारण है। यह आवश्यक नहीं है कि दुष्चरित्रता का आरोप सभी उचित संदेह से परे सिद्ध होना चाहिए। न्यायालय अधिसंभव्यताओं की प्रबलता पर कार्य कर सकता है। प्रमाण का मानक वही है जो सिविल मामलों में होता है। दूसरा है विरूपाक्षी बनाम श्रीमती सरोजनी के मामले में यह अवधारित किया गया है कि जहां पति ने अपनी पत्नी के जारता कार्य को क्षमा कर दिया है और याची ने परिवार को संविदा की रक्षा के लिए ऐसा किया है, तो पति को विवाह विच्छेद की याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती है। उसके बाद है राजी बनाम बाकूराव। मद्रास के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि विवरण सहित पत्नी की क्रियाशीलता को सिद्ध किए बिना जारता का कोरा आरोप सिवाय इसके कि पति का परिवार प्रतिष्ठित परिवार है, पत्नी द्वारा जारता का प्रकल्पना उठाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसके बाद ये तो हो गया केस। उसके बाद होता है धर्म परिवर्तन। यदि विवाह के किसी पक्ष ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है तथा अब वह हिंदू नहीं रहा है, तो इस आधार पर विवाह विच्छेदन की अज्ञप्ति प्राप्त की जा सकती है। हिंदू शब्द के अंतर्गत जैन, सिख, बौद्ध इत्यादि आते हैं। धर्म परिवर्तन के द्वारा विवाह विच्छेद स्वच्छतः नहीं होता, बल्कि विवाह विच्छेद के लिए अज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक है। यह हो गया धर्म परिवर्तन। उसके बाद क्रूरता। विवाह संपन्न हो जाने के पश्चात प्रत्युत्तरदाता द्वारा प्रायाची के साथ यदि क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया है तो याची विवाह विच्छेद की अज्ञप्ति पाने का अधिकारी हो जाता है। इस आधार को विवाह विच्छेद संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा विवाह विच्छेद के आधारों में सम्मिलित किया गया है। तो याची विवाह की पहले यह न्यायिक पृथक्करण का आधार था। यद्यपि अधिनियम के अंतर्गत क्रूरता को परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी क्रूरता का कार्य सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए इसे इतना गंभीर एवं भारी होना चाहिए जिसमें दोनों के बीच समागम
असंभाव्य हो गया हो। डॉक्टर, इसमें बी भगत बनाम डॉक्टर भगत के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि धारा 13 उपधारा 1 का 1 में मानसिक क्रूरता विस्तृत रूप से इस प्रकार निश्चित की गई है कि वह एक ऐसा आचरण है जो दूसरे पक्षकार को ऐसा कष्ट तथा पीड़ा पहुंचाती है जिससे उसका दूसरे पक्ष के साथ रहना असंभाव्य हो जाता है। मानसिक क्रूरता ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि पक्षकारों से उचित रूप से ऐसी आशा नहीं की जा सकती है कि वे एक साथ रहेंगे। परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि अपकार किए गए पक्षकार से वंचित रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि वह ऐसा आचरण बर्दाश्त करे और दूसरे पक्षकार के साथ रहना जारी रखे। यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि मानसिक क्रूरता ऐसी है जिससे याची के स्वास्थ्य को क्षतिकारित हो, यानी कि स्वास्थ्य को क्षतिकारित हो। उसके बाद है देव कुमार बनाम थीला गवार्थी, मद्रास का केस है। के मामले में याची द्वारा यह अभिकथित किया गया था कि विवाह के पश्चात 5 दिन के अंदर प्रत्यार्थी ने आत्महत्या कारित करने का प्रयत्न किया। प्रत्यार्थी पत्नी ने तर्क किया कि उसके सास ननद और दुर्व्यवहार करने के कारण वह हत्या करने के प्रयत्न की अवस्था में लाई गई थी। न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि इन परिस्थितियों में उसका प्रयत्न क्रूरता के तुल्य नहीं था। उसका विकृत चित्त, याचिका प्रस्तुत होने के 1 वर्ष पूर्व से यदि कोई व्यक्ति मानसिक असाध्य रोग से पीड़ित है तो वह विवाह विच्छेद का आधार माना जाएगा। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 में मस्तिष्क की विकृतता को वर्णित किया गया है कि यदि प्रत्युत्तरदाता उपचार से ठीक न होने वाली मानसिक विकृतता से पीड़ित है तथा इस प्रकार से बार बार लगातार पीड़ित होता रहा है तो याची उसके साथ युक्तियुक्त ढंग से रहने में असमर्थ है तो उसे विवाह का विच्छेद करने की अज्ञप्ति मानने का हक होगा। जहां पत्नी ने विवाह विच्छेद की याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसका पति मस्तिष्क विकृति से पीड़ित है और पति ने न्यायालय के आदेश के बावजूद भी मेडिकल जांच नहीं कराई है, तो ऐसी स्थिति में भी पति के मानसिक विकृत होने का निष्कर्ष निकाला जाएगा। वह विवाह विच्छेद की अज्ञप्ति पारित कर दी जाएगी। श्रीमती अलका शर्मा बनाम अभिरेश चंद्र शर्मा के मामले में यह पाया गया कि पत्नी विवाह की प्रथम रात्रि में इतनी ठंडी और अधीर थी कि समागम कार्य में सहयोग देने के योग्य नहीं थी। वह घर के बर्तन एवं अन्य सामान को इधर उधर रखने में भी असमर्थ पाई गई। वह सभी पारिवारिक सदस्यों की उपस्थिति में मूत्र त्याग करने के आचरण का स्पष्टीकरण देने में असमर्थ थी। न्यायालय द्वारा यह विनिश्चित किया गया कि ऐसी परिस्थितियों में पत्नी की मनोविकृति से पीड़ित होना समझ जाना चाहिए। यद्यपि पति को विवाह की अकृत्यता के लिए हकदार होना भी विनिश्चय किया गया था। तो ये सब जो सेक्शन है डाइवोर्स होने का कारण बताता है। अब हम लोग चलेंगे अभित्याग। यदि याची का प्रत्युत्तरदाता ने 2 वर्ष अथवा इससे अधिक
समय से अभित्याग कर दिया है तो वह विवाह विच्छेद का आधार बन जाता है। यहां अभित्याग की व्याख्या तथा अर्थ उसी आशय में किया जाना चाहिए जिसमें इसका प्रयोग न्यायिक पृथक्करण के लिए किया गया है। अभित्य जन्म के दो पक्षकार वास्तव में पृथक्करण होना चाहिए, दूसरा पृथक होने का आशय होना चाहिए। छठा हो जाता है कोढ़। जब विपक्षी ऐसे कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो जिसका कि उपचार नहीं हो सकता तो याची को उसके खिलाफ विवाह विच्छेद लेने का अधिकार न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाता है, क्योंकि कोढ़ बालक तथा संक्रामक रोग होता है। स्वास्थ्य लक्ष्मी बनाम स्वराज्य लक्ष्मी बनाम यो गौ जो पदनाम है। सतमा होता है जो विवाह है वो रतिजन्य रोग है। विवाह का कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार के रतिजन्य रोग से पीड़ित होने के कारण विवाह विच्छेद को अज्ञाप्ति प्राप्त कर सकता है, चाहे प्रत्युत्तरदाता ने याची से ही इस रोग को क्यों न लिया हो, परंतु उस याचिका के समय प्रत्युत्तरदाता का रोग के सीमित होना आवश्यक है। इतना होने के बाद एक और है आठवां। आठ में है संसार परित्याग। जब विवाह का पक्षकार संसार का परित्याग करके संन्यास धारण कर लेता है तो दूसरा पक्षकार इस आधार पर न्यायालय से याचिका द्वारा विवाह विच्छेद को अज्ञाप्ति प्राप्त कर सकता है। संन्यास लेते हुए व्यक्ति को नागरिक मृत्यु मानी जाती है। उसके बाद होता है प्रकल्पित मृत्यु। प्रकल्पित मृत्यु क्या है? जब पति अथवा पत्नी में से कोई भी 7 वर्ष से लापता है तथा उन लोगों में से जो कि उसके संबंधी है किसी ने भी उसके जीवित होने के बारे में नहीं सुना है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार उसे मृतक मान लिया जाता है तथा दूसरा भागीदार विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। उसका तो न्यायिक पृथक्करण। जब विवाह के दूसरे पक्षकार ने कम से कम 1 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक न्यायिक पृथक्करण की अज्ञाप्ति के बाद उस व्यक्ति के साथ संभोग नहीं किया है जिसके विरुद्ध अज्ञाप्ति की गई है तो ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद का याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना को अज्ञाप्ति का पालन न करना। जब विवाह का दूसरा पक्ष दाम्पत्य पुनर्स्थापना की अज्ञाप्ति को प्राप्ति होने के पश्चात 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक असफल रहता है तो इस अवस्था में विवाह का दूसरा पक्षकार विवाह विच्छेदों की अज्ञाप्ति
पाने का अधिकारी होता है, क्योंकि दाम्पत्य अधिकार प्रदान करने की डिक्री इस कारण दी जाती है कि पति अथवा पत्नी दोनों में से जो भी अपने वैवाहिक कर्तव्यों को परिपूर्ण न कर रहा हो ऐसा करने लगे। उसने होता है एक केस है ओपी मेहता बनाम श्रीमती सरोज मेहता। ये दिल्ली का केस है के मामले में पति के पक्ष में दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन को डिक्री पारित हुई थी। 4.5 मास पश्चात पति ने पत्नी की क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु याचिका प्रस्तुत की। जारता के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु याचिका प्रस्तुत की। बाद में 1 वर्ष पश्चात उसने विवाह विच्छेद को दूसरी याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की कि पत्नी ने 1 वर्ष की अवधि में पुनर्स्थापन की डिक्री का पालन नहीं किया है। पत्नी ने याचिका का इस आधार पर विरोध किया कि पति ने जानबूझकर पुनर्स्थापन की डिक्री के 4.5 मास पश्चात उसके विरुद्ध जारता का मिथ्या लांछन लगाकर याचिका प्रस्तुत की है और इस प्रकार उसने डिक्री का पालन करना उसके लिए असंभाव्य बना दिया है। न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि डिक्री का अपालन न्यायोचित होगा तथा तदनुसार पति द्वारा प्रस्तुत विवाह विच्छेद की याचिका निरस्त कर दी गई। न्यायालय ने इस आधार पर डिक्री पारित करना अस्वीकार कर दिया कि पत्नी की जारता के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका के लंबन काल में पत्नी पति के पास आने में निर्योग्य थी और यदि विवाह विच्छेद की अज्ञप्ति उसके पक्ष में पारित कर दी गई होती तो वह पति का अपनी गलती के लिए लाभ लेना होता। पत्नी को प्राप्त विवाह विच्छेद के अतिरिक्त आधार। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 में के पारित होने के पश्चात पत्नी को 4 अतिरिक्त आधार प्रदान किए गए हैं। ये आधार निम्नलिखित हैं जो कि बनाया गया है। पत्नी को प्राप्त विवाह विच्छेद के अतिरिक्त आधार। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के पारित हो जाने के पश्चात पत्नी को 4 अतिरिक्त आधार प्रदान किए गए हैं। वे आधार जो कि निम्नलिखित हैं और उसको भी हम लोग देखेंगे। इसमें पहला है पति द्वारा बहु विवाह, जो फर्स्ट है ऑप्शन है। पत्नी विवाह विच्छेद के लिए याचिका इस आधार पर प्रस्तुत कर सकती है कि पति ने अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व पुनः विवाह कर लिया था अथवा विवाह के पूर्व पति द्वारा विवाह की गई कोई पत्नी विवाह के समय जीवित थी। यह आधार तभी लागू होगा जबकि दूसरी पत्नी याचिका प्रस्तुत करते समय जीवित हो। जहां विवाह विच्छेद की याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि पति ने दूसरा विवाह कर लिया है, वहां इस बात की याचिका प्रस्तुत करने के पश्चात कि पति ने दूसरे विवाह की पत्नी के साथ विवाह विच्छेद कर लिया है, प्रथम पत्नी के विवाह विच्छेद की याचिका को निरस्त नहीं कर सकती है यदि अधिनियम के पूर्व पति के दूसरा विवाह कर लेने पर प्रथम पत्नी के साथ समझौता करके रहने लगता है तो यह
तथ्य उस पत्नी के विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत करने के अधिकार को समाप्त नहीं कर देता। अब दूसरा है पति द्वारा बलात्कार, गुदामैथुन अथवा पशुगमन। कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में, ये पुराना सेक्शन है, नया सेक्शन नहीं है, में बलात्कार तथा गुदामैथुन एवं पशुगमन की परिभाषा इसी संहिता की धारा 377 में दी गई है। यदि कोई पति इस अपराध का दोषी है तो भी पत्नी को विवाह विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। पत्नी को यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि उसका पति उपयुक्त अपराध में दंडित हुआ है, बल्कि पति के इस दुराचरण को सिद्ध करना मात्र पर्याप्त है। यदि कोई पति अपनी पत्नी की सम्मति के बिना गुदामैथुन करता है तो उन्हें पत्नी विवाह विच्छेद की अज्ञप्ति प्राप्त करने का अधिकारिणी होती है। विवाह विच्छेद का ये सब जो नियम हम पढ़ रहे हैं कारण हो सकता है। यदि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, ये तीसरा है, कहता है कि 1956 की धारा 18 के अधीन अथवा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन वाद दायर किए जाने पर कोई अज्ञप्ति अथवा आदेश पति के विरुद्ध भरण पोषण देने के संबंध में पास हो गया है और इसके पास होने के बाद विवाह के पक्षकारों में 1 वर्ष या अधिक समय से सहवास नहीं हुआ है। अब इसका समय बढ़ा दिया है, सहवास नहीं हुआ है तो पत्नी को अधिकार होगा कि वह विवाह विच्छेद की अज्ञप्ति प्राप्त कर ले। उसके बाद यदि पत्नी का विवाह 15 वर्ष से पूर्व हो गया हो और उसके उस आयु को पूरा करने के बाद यदि 18 वर्ष की आयु को पूरा करने से पूर्व ही यदि विवाह को निराकृत कर दिया गया है तो पत्नी को इस आधार पर विवाह विच्छेद करने का अधिकार है। उपयुक्त प्रथम 2 आधार पत्नी को पहले से ही प्राप्त थे। अंतिम 2 विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के बाद प्रदान किए गए हैं, ये जो हम लोग अभी देखे। ये तो हम बताए, अब फिर से हम एक बार देख लेते हैं इसको। विवाह विच्छेद किन आधारों पर किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग प्राप्त किए। इसमें आधार था, विवाह विच्छेद का जो आधार था उसके बारे में हम लोग बताए। पहले जो विवाह विच्छेद का फर्स्ट आधार है वह जारता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर लिए। दूसरा है इसी जारता में हम कुछ केस भी देखे, जारता में केस देखे।
हरगोविंद सोनी बनाम राम दुलारी। दूसरा केस है मणिशंकर बनाम राधा देवी। तीसरा है विरूपक्षी बनाम श्रीमती सरोजनी और राजीव बनाम बाबूराव। तो ये सब केस इसमें दिया हुआ है।